हेलो दोस्तों, आज हम लोग जीएसटी की क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हुए देखेंगे कि जीएसटी है क्या। पिछले के क्लासों में हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में अध्ययन किया था। तो आज की क्लास में हम लोग जीएसटी के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग जान लीजिए जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है। कल आपको हम बारीकी से इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताए थे कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जब गवर्नमेंट द्वारा कोई भी पर्सन पर इनडायरेक्टली टैक्स लिया जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे कि एग्जांपल दिए थे हम हॉल टिकट का हॉल टिकट का कि कोई बिस्किट बिस्किट का पैकेट का। हमको लगता है कि आप इनडायरेक्ट टैक्स को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो मेरे पिछले वाले वीडियो में आप जाके इनडायरेक्ट टैक्स को पहले अच्छी तरह से समझ लें। क्या है कि जीएसटी ही इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब पहले भारत में, आप ध्यान से सुनिएगा जीएसटी है क्या। पहले हमारे जो भारत में, आपको तो पता ही होगा कि जीएसटी हमारे भारत में 2017 में लागू हुए हैं, हाल ही कुछ 2 ढाई साल पहले। तो पहले भारत में जीएसटी सिस्टम नहीं थे। पहले भारत में पहले भारत में बहुत तरह से टैक्स लिया जाता थे, बहुत सारे टैक्स। यहाँ तक कि टोटल गिनती करेंगे तो 16 से 18 टैक्सेस लिए जाते थे। वो सभी अप्रत्यक्ष कर थे। वही अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी के रूप में बनाया गया। मतलब बहुत सारे पहले टैक्सेस थे, बहुत सारे। जैसे कि आपको हम बता दे सकते हैं कि पहले केंद्रीय उत्पाद शुल्क था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। मतलब कोई भी कंपनी द्वारा कोई भी चीज़ उत्पाद किया जाता था, उस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता था। फिर उसके बाद सेवा, उसको कोई सेवा, उस माल पर सेवा, जैसे कोई ट्रांसपोर्टिंग हुआ, उस माल को ट्रांसपोर्टिंग करना एक तरह से सेवा ही का काम है। उस सेवा काम में भी कर लगता था। अब माल का हस्तांतरण, अब वो उत्पाद हुआ, उसके बाद हस्तांतरण किए, यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टिंग किए, उसमें भी टैक्स लगता था। और पहले भेट सिस्टम था। भेट सिस्टम को हम आपको अच्छे से बारीकी से बताएंगे। फिर विक्रय विक्रय कर था। मतलब कि अब गुड्स तो तैयार हो गया है, माल तैयार हो गया है, उसके बाद उसको सेल करना है। सेल करने पर भी टैक्स लिया जाता था पहले। मतलब बहुत तरह का टैक्स लिया जाता था। और इन्हीं टैक्सों को ख़त्म करके अब डायरेक्ट जीएसटी लिया जाता है। और पहले मतलब कि बहुत से सारे टैक्स होते थे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मतलब उत्पाद, माल का उत्पाद होने पर टैक्स लगता था। सेवा कर, सेवा जैसे कि कोई भी सेवा हुआ, सेवा कर आप जान ही रहे हैं। कोई भी सेवा का काम, जैसे कि सर्विस हुआ, कोई भी सर्विस का काम, ये सब में सारे टैक्स लगते थे। हस्तांतरण, ट्रांसपोर्टिंग करना, इस पे भी टैक्स लगते थे, है ना। अब सेल करना, कोई वस्तु को सेल करने पर भी टैक्स लगते थे। इन सारे टैक्सों को हटा दिया गया। उसके स्थान पर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप, उसके स्थान पर जीएसटी लाया गया। और इन्हीं जीएसटी को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे इन आज के क्लासों में। तो आपको पता है कि पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, उन्हें हटा के एक ही टैक्स लाया गया, जिसे हम जिसे हम जीएसटी नाम दिए। यानी कि गुड्स एंड सर्विस पर लगने वाला जो टैक्स, उसे ही जीएसटी टैक्स बोलते हैं। आपको पता होगा कि जीएसटी टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स आपको क्या होता है हम कल के वीडियो में बता चुके थे। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कोई गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट कोई एक पर्सन से डिमांड करते हैं, लेकिन पर्सन जो भी वो टैक्स का बर्डन है वो दूसरा व्यक्ति पर थमा देता है। अगर ये आपको इनडायरेक्ट टैक्स समझ में नहीं आती है तो आप पिछले के क्लासों में, कल के क्लासों में आप जो भी हुआ था इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग आपको तो पता चल गया कि जीएसटी क्यों हटाया गया। यही सब कारण थे कि जीएसटी हटाया गया। और और बहुत से कारण हम लोग देखेंगे कि जीएसटी लाने का क्या कारण है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं
यहाँ पर देखिए आप, इन सभी अप्रत्यक्ष करों को समान कर दिया गया। कारण जो भी पहले था, केंद्र उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, हस्तांतरण, मूल्य संवर्धित कर, क्रय विक्रय कर, जो भी बेचने पर लगता है कर, इन सबको हटा दिया गया और उनके स्थान पर जीएसटी लाया गया। और इन सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर जीएसटी लाया गया। अब जीएसटी लाने का क्या कारण है उसको हम आपको बारीकी से बताएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, करों की चोरी। पहले क्या होता था ना, पहले बहुत से करों की चोरी होती थी। इसी कारण से जीएसटी को लाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा सोचा गया। उसके बाद बहुत से कर कर घोटाला होता था, करों सबका घोटाला होता था। पहले बहुत सारा कर सब घोटाला होता था, कर बचाया जाता था बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा। इन्हीं कारण को देखते हुए जीएसटी केंद्र सरकार द्वारा लाना पड़ा। और उसके बाद आप देखिए तीसरा नंबर में है कैस्केडिंग प्रभाव को रोकना। आपको पता होगा कि कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। आप नहीं पता तो हम बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट ऐसा चीज़ है कि पहले केंद्र, यहाँ पर देखिए आप, केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर भी टैक्स लगता था, उसके बाद सेवा कर पे भी टैक्स लगता था, उसके बाद हस्तांतरण पे भी टैक्स लगता था, मूल संवर्धित मतलब विक्रय कर पर भी टैक्स लगता था। इन सभी टैक्सों पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स लगता था। मतलब जहाँ छोटा सा टैक्स लेना है, बहुत कम मात्रा में टैक्स लेना है, वहाँ पहले पहले क्या होता था, कुछ ज़्यादा मात्रा में कोई कोई सामान सेवाओं सबका टैक्स लिया जाता था। तो वही कैस्केडिंग प्रभाव को रोकने के लिए, मतलब कैश, मतलब क्या बोले, टैक्स के ऊपर टैक्स को बचाने के लिए, इस कैस्केडिंग प्रभाव को दूर करने के लिए ही भी जीएसटी लाना पड़ा होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फोर्थ नंबर में काले धन व्यवस्थित उन्मूलन। पहले क्या होता था कि बहुत सारे बिजनेसमैन बहुत तरह के मतलब बहुत तरह के टैक्स बचाते थे। तो उन टैक्सों को ख़त्म किया गया। मतलब बहुत सारे टैक्स बचाएंगे तो काले धन बनेंगे ही। तो काले धनों को व्यवस्थित रूप से उन्मूलन करने के लिए भी जीएसटी लाया गया होगा। अब फिफ्थ कारण क्या हो सकता है, वन नेशन वन टैक्स। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक, मतलब पहले तो बहुत सारे टैक्सेस होते थे, जैसे कि केंद्र उत्पाद शुल्क, सेवा कर, हस्तांतरण, इन सब पर टैक्स लगता था, विक्रय करने पर भी टैक्स लगता था। लेकिन जीएसटी को लाने के बाद ऐसा किया गया कि वन नेशन वन टैक्स, मतलब प्रत्येक राष्ट्र में एक ही टैक्स होगा। जैसे कि सभी अप्रत्यक्ष करों को हटाया गया, उसके बदले में जीएसटी लाया गया। इसका मतलब वन नेशन वन टैक्स बन गया। मतलब प्रत्येक भारत में, मतलब प्रत्येक राष्ट्र में एक कर, वैसे नियम, वैसे सिस्टम लागू किया गया। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर में जटिल कैलकुलेशन। और पहले क्या था ना कि पहले कोई भी चीज़, केंद्र उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, विक्रय कर, बहुत सारे टैक्स लगते थे। तो इन सभी टैक्सों को जनताओं को समझना बहुत ही मुश्किल होता था। इन्हीं कुछ कारण को देखते हुए जीएसटी को लाना बहुत ही आवश्यक पड़ गया। फिर उसके बाद फिर उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर कास्केडिंग इफेक्ट समझने में कुछ परेशानी होती थी। कास्केडिंग इफेक्ट आपको हम बताएं कि कर पे कर लगता है और एक बहुत बड़ा कर ले लेते लेते थे गवर्नमेंट। तो उनको समझना कि कौन से कर में कितना टैक्स लगा, कौन से चीज़ में कितना टैक्स लगा, उस चीज़ को समझने में काफ़ी परेशानी होती थी। उसके बाद आप देख सकते हैं 6 7 नंबर, भ्रष्टाचार और कर वचना की रोकथाम। अब इससे अब क्या होगा, जीएसटी आने के बाद भ्रष्टाचार कम होगा, जैसे कि काला धन बचेगा, और कर वचना भी की भी रोकथाम होगी। जैसे कि आप जान ही रहे होंगे कि बहुत सारे व्यापारियों लोग, बहुत सारे बड़ा बड़ा बिजनेस वाले लोग कर को बचाते थे। अब जीएसटी आने के बाद कर का बचना हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, 7 8 नंबर में रेवेन्यू को बढ़ावा मिलेगा। आप जान रहेंगी होंगे कि, एक मिनट, रेवेन्यू को बढ़ावा मिलेगा इससे। क्या है कि जब जब कर रोकथाम हो जाएगा, जैसे कि कोई कोई बड़ा बड़ा व्यवसाय करने वाले लोग
कर को बचाएंगे, कर को बचाने से रुक जाएंगे जीएसटी आने के कारण, अब वो लोग कर को नहीं बचा पाएंगे, तो इसमें हमारे देश का रेवेन्यू बढ़ेगा। आप जान ही रहे होंगे कि कर कर ज़्यादा मात्रा में होगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जीएसटी लाने की यही कुछ आवश्यकता पड़ी, जिसके कारण हम लोग को जीएसटी लाना पड़ा पड़ा होगा। अब उसके बाद आप देखिए, प्रत्येक राज्य में एक समान कर दर। अब प्रत्येक राज्य में जीएसटी लाने से प्रत्येक राज्य में एक समान हो गया। जैसे कोई कोई वस्तु पर 6%, 12%, 18%, 28%, इस तरह से कुछ आंकड़ा व्यवस्थित किया गया कि कौन सा वस्तु में 6% लगेगा, कौन सा वस्तु में 18% लगेगा, कौन से सेवाओं पर 28%, कौन से वो सेवाओं पर 12% लगेगा। इस तरह से व्यवस्थित किया गया कि हमारे राज्य में, हमारे देश में किस तरह के टैक्स व्यवस्था होगा। उसी के साथ साथ आप आगे देख सकते हैं, जीएसटी से पहले प्रत्येक राज्य में जहाँ 6% होना चाहिए था वहाँ 8% लिया जाता था, जहाँ 12% लेना चाहिए था। मतलब एक तरह से कर को बढ़ाया जाता था अपने फ़ायदे के लिए। इस तरह से उनका रोकथाम किया गया, प्रत्येक राज्य में एक समान दर। अभी तो ज़्यादातर 18% और 12% ही ज़्यादा चलते हैं, 18%, 12%। तो इसी हिसाब से देखते हुए जीएसटी को लाना बहुत ही आवश्यकता पड़ गया। और उसके साथ और हम लोग आगे चलते हैं, तो जीएसटी आने के क्या क्या लाभ होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं जीएसटी के लाभ। तो जीएसटी के लाभ आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला तो आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतिकरण। आप जान रहे होंगे कि जीएसटी जब से आया है तब से अब कंप्यूटरीकृत हो गया है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर टैली होता है, टैली एक इलेक्ट्रॉनिक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, टैली से हर काम होता है। कोई भी सामान आता है जाता है, उसका प्रस्तुतिकरण वहाँ पर, उस पर दरखास्त कुछ भी बोले मतलब प्रस्तुत होता है। वहाँ पर सामान कितना आया, कितना क्या हुआ, वो सब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से होता है। और उसके बाद सेकंड देखिए आप, चेक पोस्ट का उन्मूलन। पहले रास्तों पर क्या होता था ना, जीएसटी आने के से पहले जब बहुत सारे टैक्स था, तो रास्ते पर बहुत सारा चेक पोस्ट होता था, बहुत सारा चेक किया जाता था कि कौन सा सामान आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सा राज्य जा रहा है। तो जीएसटी आने के बाद वो सब खत्म हो गया, चेक पोस्ट का उन्मूलन हो गया, ख़त्म हो गया ये सब। उसके बाद अब क्या हो गया थर्ड नंबर में, संपूर्ण देश एकल बाजार, मतलब वन नेशन वन टैक्स के दायरे में आ गया। मतलब पहले बहुत सारा टैक्स था, अब वन नेशन वन टैक्स, मतलब संपूर्ण देश में एकल बाजार हो गया। आप कहीं भी जाइए, कैसे भी व्यापार कीजिए, आप सब तरफ एक ही टैक्स लगेगा। पहले क्या होता था, बिखरा हुआ टैक्स लगता था, कहीं अलग टैक्स, कहीं अलग टैक्स, कहीं दूसरा स्टेट में अलग टैक्स। तो वो संपूर्ण देश एक एकल बाजार हो गया। आप कहीं भी जाइए, कहीं भी कुछ खरीदिए, एक समान टैक्स कटेगा। वो टैक्स क्या रहेगा, जीएसटी टैक्स के दायरे में आएगा। उसके बाद काले धन, आप आपको हम जीएसटी के लाभ को पढ़ा रहे हैं, उसमें काले धन, आप देखिए ये पॉइंट देखिए, काले धन व्यवस्था का उन्मूलन। अब क्या होता था ना, बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग काले धन बचाते थे। जीएसटी के आने से ये ना लाभ हुआ कि काले धन का व्यवस्थीकरण का उन्मूलन हो गया। क्या है कि आप बहुत से क्या है कि आप सुनने में भी आता है बहुत सारा न्यूज़ ये सब में, कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जीएसटी को विरोध कर रहे हैं कि जीएसटी अच्छा नहीं है। क्या है कि कारण यह हो सकता है कि वो लोग को कुछ मतलब अपने काले धन को व्यवस्थित बनाने का कोई तरीका नहीं बन रहा होगा। मतलब काले धन का एक उन्मूलन भी हो गया, अब ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आ रही होगी भारत में, ये कारण है। बहुत से लाभ हैं। उसके बाद देखिए जस्ट रेवेन्यू, अब भारत में बहुत सारे रेवेन्यू बढ़ रही है, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं जीएसटी लग जाने के कारण। बहुत सारे गवर्नमेंट को पैसे आ रही है टैक्स के माध्यम से, रेवेन्यू बढ़ रही है, रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद देखिए भारत, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत से निर्यात पर शून्य कर। उस पर उसके बाद देखिए, भारत में निर्यात पर शून्य कर, मतलब जीएसटी आ जाने के बाद भारत से अगर कोई वस्तु हम लोग विदेश में बेचने जाएंगे, निर्यात करेंगे, तो उस पर कर शून्य लगेगा। काहे कि सरकार जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर निर्यात को बढ़ावा देते हैं कि हमारे देश से वस्तु किन्हीं दूसरे देश में ज़्यादा बिके, निर्यात को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं हमारे गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जीएसटी आने के क्या लाभ हैं। कैस्केडिंग प्रभाव का उन्मूलन, आपको पहले ही बताया था कि कैस्केडिंग क्या है, कि टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, ऐसे व्यवस्था को हटाया गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एकीकृत राष्ट्र बाजार का सृजन। अब पूरा भारत देश एकीकृत बाजार
का सृजन में आ गया। आप सब कहीं भी जाइए एक ही तरह का टैक्स देना होगा, कहीं से भी वस्तु खरीदिए, कहीं से भी सेवा खरीदिए, एक ही तरह का टैक्स दिया जाएगा। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी राजस्व की अभिवृद्धि। आपको तो पता होगा, आप तो बहुत सारे राजस्व की वृद्धि होगी। राजस्व मतलब बोले तो रेवेन्यू की वृद्धि होगी, जिससे कारण सरकार की राजस्व में वृद्धि होगी। राजस्व बोले तो रेवेन्यू, काहे कि अब कर बिजनेसमैन ज़्यादा कर नहीं बचा पा रहे हैं, कर नहीं बचाने में अब सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। काले धन भी नहीं मतलब रह पा रहे हैं बिजनेस वाले लोग के साथ। तो काले धन के यहाँ आ रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, सरकार के राजस्व के रूप में आ रहे हैं, वहाँ वृद्धि हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक राष्ट्र एक कर। अब क्या हो गया ना, पहले बहुत सारा टैक्स था, बहुत सारे उत्पाद पर भी अलग टैक्स लगता था, बेचने पर भी अलग टैक्स लगता था, मतलब कि उसको ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तब भी अलग टैक्स लगता था। तो उस सब सारे टैक्स को हटा दिया गया और उनके बदले में एक टैक्स लाया गया, एक राष्ट्र एक कर, बोले तो वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए कि जीएसटी के क्या क्या हानियाँ हो सकते हैं। आपको हम लाभ को अच्छी तरह से समझा दिए होंगे, हमको लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जीएसटी के आप दोष या हानियाँ को देखिए। पहला पॉइंट देखिए, व्यापारिक सॉफ्टवेयर में परिवर्तन। पहले क्या था ना, जीएसटी आने से पहले कुछ पुराने सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता था। उसके बाद जीएसटी आने के बाद, जीएसटी से पूर्व पुराने सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता था। जीएसटी आने के बाद सॉफ्टवेयर में चेंजिंग हुआ, जैसे कि टेली, कंप्यूटर सब में आप देखते ही होंगे कि टेली आया, बहुत से ऐसे कुछ आया। तो ये सब एक तरह से परिवर्तन हुआ, तो एक तरह से हम उसको हानि भी बोल सकते हैं। उसके बाद सब कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब सब कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया हो गया है। कहीं भी जाइए जीएसटी के थ्रू से आपको कोई मतलब कि कोई होता है कि जीएसटी इनवॉइस काट के देगा, बोले तो कोई पर्ची काट के देगा, तो देखिएगा सब में उसका डिटेल रहता है, ऑनलाइन रहता है। प्रक्रिया ये अब ऑनलाइन प्रक्रिया हो गया, पहले ये सब ऑफलाइन थी, अब ऑनलाइन प्रक्रिया हो गया है जीएसटी आने के बाद। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कर प्रावधान में जटिल। ये अब थोड़ा जीएसटी आ गया है तो बहुत से लोगों को कर प्रावधान थोड़ा जटिल हो रहा है थोड़ा समझने में, इसीलिए जीएसटी थोड़ा एक बहुत बड़ा एक एरिया ले लिया है, थोड़ा जीएसटी समझने में एक जटिलताएं हो रही है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लेन देन में इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था। अब जितना भी लेन देन होता है उस समय इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी घोटाला ना हो। अगर लेन देन को इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था ना बनाया गया तो आदमी ऐसे ही व्यापार कर लेगा ऑफलाइन ही, और ऑफलाइन व्यापार करेगा तो बहुत सारे टैक्स को बचा सकता है। और या तो टैक्स को बचाने पर क्या होता है, वो काला धन बन जाता है। आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपको हम बताने हम सबको सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीएसटी के प्रकार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि क्या है, कितना टाइप का होता है जीएसटी, आपने सुना होगा ज़्यादातर। आपने आपको हम यहाँ पर बताते हैं, ज़्यादातर आपने क्या सुना होगा, सामान्यतः जीएसटी के 4 प्रकार है, लेकिन हम सामान्यतः 2 ही जीएसटी के बारे में सुनते हैं। सही बात है, ज़्यादातर हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में सुनते हैं। तो आप खुद देखना, आप देख सकते हैं कि जीएसटी के प्रकार, तो जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं। पहला सीजीएसटी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गुड्स सर्विस एंड टैक्स। उसके बाद सेकेंड में है एसजीएसटी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट गुड्स सर्विस एंड टैक्स। उसके बाद थर्ड में आप देख सकते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड सर्विस एंड टैक्स। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी बोले तो यूनियन टेरिटरी गुड सर्विस एंड टैक्स। इसके बारे में आपको हम पूरा डिटेल बताएंगे। उससे पहले आप नेक्स्ट देखिए, सीजीएसटी क्या होता है। सीजीएसटी व्हाट जीएसटी है, जिसमें जिसमें रेवेन्यू जिसका रेवेन्यू केंद्र सरकार ले जाती है। जितना भी जीएसटी से जो भी टैक्स वसूला जाता है उसको सीजीएसटी में बोले तो केंद्र सरकार ले जाती है, केंद्र सरकार ले जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं आप सीजीएसटी। सीजीएसटी जिसका रेवेन्यू राज्य सरकार ले जाती है, राज्य सरकार मतलब एसजीएसटी। एसजीएसटी जिसका रेवेन्यू राज्य सरकार ले जाती है, एसजीएसटी को हम लोग बोलते हैं स्टेट गुड्स सर्विस एंड टैक्स। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए आईजीएसटी। आईजीएसटी जिसका रेवेन्यू
केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों सरकारें ले जाती हैं, यानी SGST और प्लस CGST, या CGST या SGST, मतलब ये दोनों IGST दोनों के दायरे में आते हैं, SGST और CGST, जो दोनों सरकार ले जाती है, केंद्र व राज्य सरकार दोनों ले जाती हैं। इसके बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं UTGST। UTGST जिसका रेवेन्यू केंद्र शासित प्रदेश ले जाती है ना, यानी आप देख सकते हैं दिल्ली, चंडीगढ़, दादर दादर हवेली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, इस तरह से हमारे भारत में अभी फिलहाल वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो चलिए और हम लोग नेक्स्ट और जानते हैं। हम लोग GST के प्रकार को देख लें। आप GST के प्रकार को बारीकी से जानेंगे, विस्तार से जानेंगे कि GST की क्या होता है, विस्तार क्या कैसे होता है, ये इसका कैसे काम होता है हमारे देश में। तो GST को हम लोग विस्तार से, अब GST के प्रकार को हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पहला पहला सिचुएशन क्या है, मतलब पहला क्या लिखा हुआ है, सेम स्टेट। बोले तो सेम स्टेट मतलब समान राज्य। समान राज्य में क्या होता है, आप देख सकते हैं माल व सेवाओं का विक्रय एक ही स्टेट में हो। अब माल का सेवा और जो सेवा, माल एवं सेवा का विक्रय चाहे पूर्ति एक ही स्टेट में हो तो आधे रेवेन्यू राज्य सरकार व आधे रेवेन्यू केंद्र सरकार, आधे रेवेन्यू राज्य सरकार व आधे रेवेन्यू केंद्र सरकार ले जाती है। आधे राज्य सरकार और आधे केंद्र सरकार ले जाती है। यहाँ पर आपको हम एग्जाम्पल पर बताएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं सेम स्टेट है, सेम स्टेट मतलब सेम समान राज्य है, समान राज्य के अंदर वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है। मान के चलिए ये सेम स्टेट है, मान के चलिए उदाहरण लेते हैं यूपी में सामान कहीं पर बना और वो यूपी में ही बिक गया, तो यहाँ पर कैसी टैक्स होगी, यहाँ पर एक CGST होगी, CGST, और एक होगी SGST। CGST और SGST दो तरह के टैक्स यहाँ पर कटेंगे। तो CGST सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी और SGST स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी टैक्स, जिसमें से टोटल रहेगा 18% रहेगा, 18% रहेगा, उसमें से 9% सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी और 9% स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी। मतलब 9% राज्य सरकार ले जाएगी और 9% केंद्र सरकार ले जाएगी। अगर जब एक ही राज्य में माल व सेवाओं का हस्तांतरण या पूर्ति हो या सप्लाई हो, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं सेम स्टेट में रहेगा तो CGST प्लस SGST, टोटल मान के चलिए 18% रेट रहेगा उस वस्तु पे, तो 9% ले जाएगी CGST बोले तो केंद्र सरकार और 9% ले जाएगी राज्य सरकार। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समान स्टेट मतलब इस सेम स्टेट में किस तरह से GST का अवलोकन होता है। उसी तरह से आप नेक्स्ट देख सकते हैं अंतर्राज्य स्टेट, बोले तो इंट्रा स्टेट। अंतर्राज्य मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तु का आदान प्रदान। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। माल व यहाँ पर देखिए आप, माल व सेवाओं की आपूर्ति या विक्रय एक राज्य से दूसरे राज्य में हो तो वह किसके दायरे में आती है, IGST के दायरे में आती है, बोले तो इंटीग्रेटेड GST में आती है। अब यहाँ अच्छी तरह से देख सकते हैं IGST, एक मिनट, IGST बोले तो इंटीग्रेटेड GST, जो कि जिसका रेवेन्यू CGST और SGST ले जाती है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर दिया है एग्जांपल इंट्रा स्टेट, बोले तो एक राज्य से दूसरे राज्य, यहाँ पर हम फिर से बनाते हैं इंट्रा स्टेट बोले तो एक राज्य से दूसरे राज्य। यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिया गया होगा, एग्जांपल मान के चलिए
यूपी द्वारा झारखंड को माल का हस्तांतरण करना, टोटल जीएसटी का पेमेंट तो झारखंड ही करेगा, ठीक है। यूपी द्वारा, ये यूपी है, ये यूपी है, ये वाला, ये यूपी है और ये झारखंड है। तो यूपी माल का हस्तांतरण कर रहा है यहाँ पर झारखंड पे, माल का हस्तांतरण कर रहा है। मान के चलिए 1 लाख का सामान होगा, ठीक है। 1 लाख और एक जीरो लगाता हूँ मैं। 1 लाख का सामान होगा, माल का हस्तांतरण कर रहा है झारखंड को। अब झारखंड इसको टैक्स देगी, मान के चलिए टैक्स है 18%, तो 18% तो दे देगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा है इंटर आईजीएसटी के लिए कौन सा टैक्स लगेगा, मतलब अंतर्राज्य के लिए कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तो आईजीएसटी में क्या क्या आता है, एक तो आता है सीजीएसटी और एक आता है एसजीएसटी। तो सीजीएसटी तो केंद्र सरकार ले जाएंगे, मान के चलिए टोटल है यहाँ पर 18% है, 18% टोटल है, तो 9% तो केंद्र सरकार ले जाएंगे और 9% राज्य सरकार ले जाएंगे। लेकिन कौन से राज्य सरकार ले जाएंगे, झारखंड वाले ले जाएंगे, 1 मिनट, कौन से सरकार ले जाएंगे, झारखंड वाले ले जाएंगे या यूपी वाले ले जाएंगे। तो यूपी से झारखंड में माल का हस्तांतरण हुआ है, तो झारखंड वाला टैक्स ले जाएंगे, मतलब झारखंड सरकार टैक्स ले जाएगी। और जो ये तो 9% झारखंड सरकार ले जाएगी, और उसके बाद बचा 9% कौन ले जाएंगे, बचा 9% सीजीएसटी के दायरे में आएगा। सीजीएसटी यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीजीएसटी। एसजीएसटी तो ये झारखंड सरकार लेगी, और 9% कौन ले जाएंगे, 9% ले जाएंगे केंद्र सरकार, सीजीएसटी। एसजीएसटी में झारखंड। यानी आप यहाँ समझ सकते हैं, जो अंतर्राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो वस्तु को भेजता है, बोले तो सप्लाई करता है, मतलब झारखंड में, झारखंड तो टोटल पैसा भरेगी, लेकिन टोटल 18% भरेगी, उसमें से 9% अपने ही खुद रख लेगी। उसके बाद बाकी बात जो बचा 9% वो केंद्र सरकार में चला जाएगा, बोले तो। इसीलिए अंतर्राज्य में आईजीएसटी का प्रावधान किया गया है, बोले तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो आपको पता चल गया होगा कि ये यूपी है, 1 मिनट, ये यूपी है, ये झारखंड है, मतलब ये झारखंड है, ये यूपी है। तो यहाँ से माल यहाँ पर सप्लाई हुआ, ठीक है, माल यहाँ पर सप्लाई हुआ, तो 9% का रेवेन्यू कौन ले जाएगी, झारखंड सरकार ले जाएगी। और 9% का रेवेन्यू कौन ले जाएगी, केंद्र सरकार ले जाएगी, ठीक है। 1 मिनट, यानी इसमें जो सप्लाई करता है वह, यहाँ जो सप्लाई करता है वह रेवेन्यू नहीं ले जा सकती है। जैसे यूपी सप्लाई किया झारखंड को, तो यूपी उस रेवेन्यू को नहीं ले जा सकती है, बोले तो उस टैक्स को नहीं ले जा सकती है। कौन ले जाएगा उस रेवेन्यू को या उस टैक्स को, झारखंड सरकार ले जाएगी। तो आपको आईजीएसटी के बारे में पता चल गया होगा कि आईजीएसटी है क्या। आईजीएसटी में 2 तरह के आते हैं, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी। सीजीएसटी में केंद्र सरकार ले जाएगी, एसजीएसटी में राज्य सरकार ले जाएगी। कौन सा राज्य सरकार, जिसमें वस्तु का सप्लाई किया वो नहीं ले जाएगा, जो सप्लाई किया वो नहीं ले जाएगा, जिसमें सप्लाई हुआ, जैसे झारखंड में सप्लाई हुआ तो झारखंड का सरकार ले गई उस टैक्स को या उस रेवेन्यू को। आपको पता चला होगा। इस तरह हम लोग आगे चलते हैं। आईजीएसटी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, यहाँ आपको हम उदाहरण भी दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखल भी है, माल का आपूर्ति झारखंड में हुआ है तो आधा रेवेन्यू जीएसटी का झारखंड सरकार ले जाएगी, और आधा कौन ले जाएगी, केंद्र सरकार। यूपी नहीं ले जाएगी, क्योंकि यूपी को रोजगार मिल चुका है। आपको पता है कि यूपी को रोजगार मिल चुका है, काहे कि वहीं से उत्पाद होके आया है वस्तु हमारे झारखंड में, इसलिए यूपी को रोजगार नहीं मिलेगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और हम लोग लास्ट देखते हैं,
यूटी जीएसटी के बारे में। यूटी जीएसटी क्या है? इसमें रेवेन्यू केंद्र शासित प्रदेश ले जाती है। वर्तमान भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। आपको पता होगा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हुआ, क्या दमन द्वीप है, पुडुचेरी है, इतना कुछ है, हमको उतना बारीकी से पता नहीं है। आप देखिए कि यूटी जीएसटी क्या है, जिसका रेवेन्यू केंद्र शासित प्रदेश ले जाती है। मान के चलिए ये दिल्ली है और ये हम लोग का झारखंड है, और दिल्ली से लेन देन होगा तो यहाँ पर क्या लगेगा यूटी जीएसटी में? यूटी जीएसटी में क्या क्या लगेगा? एक तो सीजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी, और एक लगेगा यूटी जीएसटी। बोले तो ये झारखंड, दिल्ली से झारखंड आया वस्तु है ना, दिल्ली से झारखंड आया वस्तु, तो यूटी जीएसटी यहाँ पर लगेगा। किस तरह से लगेगा? क्या है कि जो 9% मिलता है, हाफ 9% वो दिल्ली सरकार ले जाएगी टैक्स, और जो 9% बचेगा वो केंद्र शासित मतलब केंद्र सरकार ले जाएंगे, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से आप देखा जाए तो सेंट्रल सी ज़्यादा रेवेन्यू मतलब अधिक मात्रा में रेवेन्यू किसको आया? CGST को। बोले तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार को सबसे अधिक मात्रा में टैक्स आया। अब वो देखिए एक ही राज्य में भी कारोबार किया, कोई भी वस्तु का आदान प्रदान एक ही राज्य में हुआ, उसमें SGST भी लगा और CGST भी लगा, मतलब उसमें केंद्र सरकार को पैसा मिला ही मिला। उसके बाद अंतर्राज्य में भी देखिए केंद्र सरकार को पैसा मिला ही मिला। उसके बाद आप यूटी में भी देखिए, यूटी जीएसटी, दिल्ली से झारखंड में कारोबार हुआ, लेकिन भी यूटी जीएसटी में यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, या तो दिल्ली को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसमें भारत को भी मिल गया, मतलब कि हमारे केंद्र सरकार को भी मिल गया। तो आपको हमको लगता है कि आप इस वीडियो से आप काफ़ी सहमत हुए होंगे। तो थैंक यू। कल इसी समय के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ जीएसटी के बारे में। कल हम क्लास 3rd करेंगे, जिसमें हम आपको हो सके तो सप्लाई कैसे होता है जीएसटी में, आपूर्ति कैसे होता है, सप्लाई कैसे होता है, इसके बारे में बताएंगे, या तो फिर लेवी या कलेक्शन कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे। अगर आपको जो भी कुछ समझने में परेशानी, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अपना टाइम निकाल के उस कमेंट में जो भी कुछ है उसको ज़रूर पूरा करूँगा। सो थैंक यू देखने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, काहे कि ये मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छी तरह का वीडियो बना सकूँ। सो थैंक यू, मिलते हैं कल इसी समय के साथ।